नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th की पॉलिटी का चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम कुछ पार्ट इसका पढ़ चुके थे और अब बचा हुआ चैप्टर कंप्लीट करेंगे, साथ ही क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे और आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी पॉलिटी। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आर्थिक समृद्धि और विकास। अगर लोकतांत्रिक शासन में अच्छी सरकार की उम्मीद की जाती है तो उससे विकास की उम्मीद करना क्या उचित नहीं है? अगर हम 1950 से 2000 के बीच के सभी लोकतांत्रिक शासनों और तानाशाहियों के कामकाज तुलना करें तो पाएंगे कि आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है। उस तरह आर्थिक समृद्धि हासिल करने में लोकतांत्रिक शासन की यह अक्षमता हमारे लिए चिंता का कारण है, पर अकेले इसी कारण से लोकतंत्र को खारिज नहीं किया जा सकता। जैसा कि आपने अर्थशास्त्र में पढ़ा है, आर्थिक विकास कई कारकों मसलन देश की जनसंख्या के आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों से सहयोग और देश द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकताओं पर भी निर्भर करता है। तानाशाही वाले कम विकसित देशों और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले कम विकसित देशों के बीच का अंतर नगण्य सा है, पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से नहीं पिछड़ी। तानाशाही लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के आर्थिक विकास दर में अंतर भले ज़्यादा हो, लेकिन इसके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है, क्योंकि इसके अनेक सकारात्मक फायदे हैं। लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियां। ये विभिन्न देशों में आर्थिक विकास की दरें हैं। 1950 से 2000 चार्ट फर्स्ट में, चार्ट 2 में चुने देशों में आय की असमानता और गरीबी में कमी। आर्थिक समृद्धि की बात तो खैर है ही, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से यह उम्मीद रखना कहीं ज़्यादा तर्क संगत है कि वे आर्थिक असमानता को कम करेंगी। जब देश में आर्थिक विकास तेज हो तब भी क्या आमदनी का वितरण इस तरह हो पाता है कि सभी को उसका बराबर लाभ मिले और सभी लोग बेहतर जीवन गुजार सके? क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि लोगों के बीच आर्थिक असमानता का बढ़ना साथ साथ होता है? क्या लोकतंत्र आने से अवसरों और वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण हो पाता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का वजन बराबर होता है। व्यक्ति को राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर बराबरी का दर्जा तो मिल जाता है, लेकिन इसके साथ साथ हम आर्थिक असमानता को बढ़ता हुआ पाते हैं। मुट्ठी भर धन कुबेर आय और संपत्ति में अपने अनुपात से बहुत ज़्यादा हिस्सा पाते। इतना ही नहीं, देश की कुल आय में उनका हिस्सा भी बढ़ता गया है। समाज के सबसे निचले हिस्से के लोगों को जीवन बसर करने के लिए काफ़ी कम साधन मिलते हैं। उनकी आमदनी गिरती गई है। कई बार उन्हें भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और इलाज जैसी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने में मुश्किल आती है। वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानता को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई है। अर्थशास्त्री कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक में आपने भारतीय गरीबी के बारे में पढ़ा है। हमारे मतदाताओं में गरीबी की संख्या काफ़ी बड़ी है, इसलिए कोई भी पार्टी उनके मतों से हाथ धोना नहीं चाहेगी। फिर भी लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकारें गरीबी के सवाल पर उतना ध्यान देने को तत्पर नहीं जान पड़ती जितने कि आप उनसे उम्मीद करते हैं। कुछ अन्य देशों में हालत इससे भी ज़्यादा खराब है। बांग्लादेश में आधी से ज़्यादा आबादी गरीबी में जीवन गुजारती है। अनेक गरीब देशों के लोग अपनी खाद्य आपूर्ति के लिए भी अमीर देशों पर निर्भर हो गए हैं। सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं शांति और सद्भाव का जीवन जीने में नागरिकों के लिए मददगार साबित होती हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था से यह उम्मीद करना उचित है कि वह सद्भावपूर्ण सामाजिक जीवन उपलब्ध कराएगी। हमने इससे पहले के अध्यायों में पाया कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालती हैं। हमने पहले अध्याय में देखा कि किस तरह बेल्जियम ने अपने यहाँ के विभिन्न जातीय समूहों की आकांक्षाओं के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदर की प्रतिद्वंद्विता को
प्रतिद्वंद्विताओं को समाने की प्रक्रिया विकसित कर लेती है। इससे इन टकरावों के विस्फोटक या हिंसक रूप लेने का अंदेशा कम हो जाता है। कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच के टकराव को पूरी तरह स्थायी रूप से नहीं खत्म कर सकता, पर हम इन अंतरों और विभेदों का आदर करना सीख सकते हैं और इनके बीच बातचीत से सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं। इस काम के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों से आंखें फेर लेती हैं या उन्हें दबाने की कोशिश करती हैं। इस प्रकार सामाजिक अंतर विभाजन और टकरावों को समाना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का एक बड़ा गुण है, पर श्रीलंका का उदाहरण हमें इस बात की भी याद दिलाता है कि इस परिणाम को हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्वयं भी दो शर्तों को पूरा करना होता है। ये गौर करना जरूरी है कि लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। बहुमत को सदा ही अलमत का ध्यान रखना होता है, इसके साथ काम करने की जरूरत होती है, तभी सरकार जन सामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर पाती है। बहुमत और अलमत की राय कोई स्थायी चीज़ नहीं होती। यह भी समझना जरूरी है कि बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषा आधार के बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता। बहुमत के शासन का मतलब होता है कि हर फैसला चुनाव में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं या बहुमत में हो सकते हैं। लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र रहता है जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। अगर किसी को जन्म के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा बनने से रोका जाता है, तब लोकतांत्रिक शासन उस व्यक्ति या समूह के लिए समावेशी नहीं रह जाता। नागरिकों की गरिमा और आज़ादी। व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहता है। अक्सर टकराव तभी पैदा होते हैं जब लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया गया। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इस चीज़ को मानती हैं कि कम से कम सिद्धांत के तौर पर तो जरूर अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इन बातों पर अलग अलग स्तर का आचरण होता है। लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों को सम्मान नहीं करती। फिर जो समाज लंबे समय तक गुलामी में रहे हैं, उनके लिए एहसास करना आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति बराबर हैं। या स्त्रियों की गरिमा का ही उदाहरण ले। दुनिया के अधिकांश समाज पुरुष प्रधान समाज रहे हैं। महिलाओं के लंबे संघर्ष के बाद अब जाकर ये माना जाने लगा है कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र की जरूरी शर्त है। और आज अगर कहीं यह हालत है तो उसका यह मतलब नहीं कि औरतों के साथ सदा से समान व्यवहार हुआ है। बहरहाल एक बार जब सिद्धांत रूप में इस बात को स्वीकार कर लिया गया है, तो अब औरतों के लिए वैधानिक और नैतिक रूप से अपने प्रति गलत मान्यताओं व्यवहारों के खिलाफ संघर्ष करना आसान हो गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह बात संभव न थी, क्योंकि वहाँ व्यक्तिगत आज़ादी और गरिमा न तो वैधानिक रूप से मान्य है न नैतिक रूप से। यही बात जातिगत असमानता पर भी लागू होती है। बाद में लोकतांत्रिक व्यवस्था ने कमजोर और भेदभाव का शिकार हुई जातियों के लोगों के समान दर्जे और समान अवसर के दावे को बल दिया है। आज भी जातिगत भेदभाव दमन के उदाहरण देखने को मिलते हैं, पर इनके पक्ष में कानूनी या नैतिक बल नहीं होता। संभवतः इसी एहसास के चलते आम लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति ज़्यादा चौकस हुए हैं। लोकतंत्र से लगाई गई उम्मीदों को किसी लोकतांत्रिक देश के मूल्यांकन का आधार भी बनाया जा सकता है। लोकतंत्र की एक खासियत है कि इसकी जांच परख और परीक्षा कभी ख़त्म नहीं होती। वह एक जांच पर खरा उतरे तो अगली जांच आ जाती है। लोगों को जब लोकतंत्र से थोड़ा लाभ मिल जाता है तो वे और लाभों की मांग करने लगते हैं। वे लोकतंत्र से और काम चाहते हैं। यही कारण है कि जब हम उनसे लोकतांत्रिक कामकाज के बारे में पूछते हैं तो वे हमेशा लोकतंत्र से जुड़ी अपनी अन्य अपेक्षाओं का पुलिंदा खोल देते हैं और शिकायतों का अंबार लगा देते हैं। शिकायतों का बने रहना भी लोकतंत्र की सफलता की गवाही देता है। इससे पता चलता है कि लोग सचेत हो गए हैं और वे सत्ता में बैठे लोगों का कामकाज का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने लगे हैं। लोकतंत्र के कामकाज से
लोगों का असंतोष जताना लोकतंत्र की सफलता को तो बताता ही है, साथ ही यह लोगों की प्रजा से नागरिक बनने की गवाही भी देता है। आज अधिकांश लोग मानते हैं कि सरकार की चाल ढाल पर उनके वोट से असर पड़ता है और यह उनके अपने हितों को भी प्रभावित करता है। दोस्तों, हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करती है। इसे निम्न तत्वों से समझा जा सकता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। सभी लोकतांत्रिक देशों में निश्चित अवधि के बाद चुनाव कराए जाते हैं। ये चुनाव निष्पक्ष होते हैं। सभी दल स्वतंत्र रूप से अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं और मतदाता अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी चुन सकते हैं। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं और जनता की इच्छा पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। दूसरा आता है कानूनों पर खुली चर्चा। लोकतांत्रिक देशों में सरकार जो भी कानून बनाती है वह लंबी प्रक्रिया के बाद बनता है। उसमें पूरी बहस तथा विचार विमर्श किया जाता है, फिर उसे जनता के समक्ष रखा जाता है। इसलिए इस बात की संभावना होती है कि लोग उसके फैसलों को मानेंगे और वे ज़्यादा प्रभावी होंगे। तीसरा आता है सूचना का अधिकार। लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को सरकार तथा उसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का अधिकार प्राप्त है। यदि कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो वह उसका पता कर सकता है। उसे यह न सिर्फ जानने का अधिकार है बल्कि उसके पास उसके साधन भी उपलब्ध हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ऐसी सरकार गठन होता है जो कायदे कानून को मानती है और लोगों के प्रति जवाबदेही होती है। लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि भी विकसित कर लेती है। इस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है, पर यह वैध शासन व्यवस्था है, इसलिए पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक विचार के प्रति समर्थन का भाव है। दूसरा आता है लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालते हैं। इससे इन टकरावों के विस्फोटक या हिंसक रूप लेने का अंदेशा कम हो जाता है। कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच के टकराव को स्थायी तौर पर खत्म नहीं कर सकता। इसके बीच बातचीत से सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं। सामाजिक अंतर विभाजन टकरावों को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक बड़ा गुण है। इसके लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को दो शर्तों को पूरा करना होता है। पहला है लोकतांत्रिक अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है। इसके साथ काम करने की जरूरत होती है, तभी सरकार जन सामान्य की और प्रतिनिधित्व कर पाती है। बहुमत और अल्पमत की राय कोई स्थायी चीज नहीं होती। दूसरा आता है बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषाई आधार के बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता। बहुमत के शासन का मतलब होता है कि हर फैसले का चुनाव में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं। लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र रहता है जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के पक्ष या विपक्ष में तर्क दें। पहले औद्योगिक देश ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का भार उठा सकते हैं और पर गरीब देशों को आर्थिक विकास करने के लिए तानाशाही चाहिए। दूसरा आता है लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच की असमानता को कम नहीं कर सकता। तीसरा आता है गरीब देशों की सरकार को अपने ज़्यादा संसाधन गरीबी को कम करने और आहार, कपड़ा, स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर लगाने की जगह उद्योगों और बुनियादी आर्थिक ढांचों पर खर्च करने चाहिए। नेक्स्ट आता है नागरिकों के बीच आर्थिक समानता अमीर और गरीब दोनों तरह के लोकतांत्रिक देशों में है। नेक्स्ट है लोकतंत्र में सभी को एक ही वोट का अधिकार है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र में किसी तरह प्रभुत्व टकराव नहीं होता। विपक्ष में तर्क है, औद्योगिक देश ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का भार उठा सकते हैं, पर गरीब देशों को आर्थिक विकास के लिए तानाशाही चाहिए। यह कथन सही नहीं है। ठीक है, ये है आंसर पहले का कि
यह कथन सही नहीं है। गरीब देश आर्थिक विकास तानाशाही शासन में नहीं कर सकते, क्योंकि तानाशाही शासन में न स्वतंत्रता होगी, न समानता, न राजनीतिक आर्थिक विकास। ऐसे में गरीब देश आर्थिक विकास नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा है, लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच की असमानता कम कर सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही लोकतंत्र समानता लाने के लिए कानून भी बना सकते हैं। जैसे भारत में बहुत से कानूनों के माध्यम से सामाजिक आर्थिक असमानता कम करने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट आता है, यह कथन सही नहीं है। तर्क की बात हो रही है गरीब देशों की सरकार को। यह कथन सही नहीं है कि गरीब देशों को अपने संसाधन, उद्योगों और बुनियादी ढांचे पर खर्च करने चाहिए। गरीब देशों का लक्ष्य होना चाहिए पहले अपने देश के लोगों को आहार, कपड़ा, स्वास्थ्य तथा शिक्षा आदि बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना। इसके बाद उद्योगों और बुनियादी ढांचे पर खर्च करना चाहिए, क्योंकि यदि लोग गरीब हैं तो वे उस मजबूत औद्योगिक और बुनियादी ढांचे को संभाल नहीं पाएंगे और उसका सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है, नागरिकों के बीच आर्थिक समानता अमीर और गरीब दोनों तरह के लोकतांत्रिक देशों में है। ऐसा नहीं है। आर्थिक समानता अमीर और गरीब किसी देश में पूरी तरह से नहीं है। दोनों प्रकार के देशों में देश की कुल आय कुछ ही लोगों के हाथों में है। अमीर और गरीब के बीच एक बड़ी खाई देखने को मिलती है। फर्क इतना है कि गरीब देशों में गरीबों संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जबकि अमीर देशों में यह संख्या बहुत कम होती है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में सभी को एक ही वोट का अधिकार है, किंतु इसका यह मतलब नहीं है कि किसी तरह का प्रभुत्व और टकराव नहीं होता। सभी लोग एक ही वोट देते हैं, किंतु जो लोग आर्थिक रूप से समर्थ हैं वे राजनीति में भी प्रभुत्व रखते हैं तथा समाज के विभिन्न वर्गों के बीच टकराव की स्थिति बनी रहती है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए ब्यौरों में लोकतांत्रिक चुनौती की पहचान करें। ये स्थितियाँ किस तरह नागरिकों की गरिमापूर्ण, सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन के लिए चुनौती पेश करती हैं। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए नीतिगत, संस्थागत उपाय भी सुझाइए। पहला है, उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद उड़ीसा में दलितों और गैर दलितों के प्रवेश के लिए अलग अलग दरवाजे रखने वाले एक मंदिर को एक दरवाजे से सबको प्रवेश की अनुमति देनी पड़ी। नेक्स्ट है, भारत के विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के गंडवारा में मुठभेड़ बताकर जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा तीन नागरिकों की हत्या करने के आरोप को देखते हुए इस घटना के जांच के आदेश दिए। ठीक है। तो पहली घटना की बात कर रहे हैं अपन इसकी, कि जातिवाद की चुनौती लोकतंत्र के समक्ष है। इसके कारण समाज में रहने वाले कुछ लोगों को अपमान सहना पड़ता है। जिन जातियों को नीचा या अछूत या दलित कहा जाता है उन्हें जीवन की मूलभूत सुविधाओं से दूर रखा जाता है, जो लोकतंत्र के खिलाफ है। ऐसे में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कानून बनाकर उन्हें कठोरता से लागू करके जातिवादी समस्या से निपटना होगा। नेक्स्ट है, दूसरी घटना में लोकतंत्र के सामने गरीबी प्रमुख चुनौती है। गरीबी के कारण किसान कर्ज में डूब चला जाता है और जब वह कर्जा चुकाने की स्थिति में नहीं होता तो वह आत्महत्या का रास्ता अपनाता है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार को इन गरीब किसानों में मदद करनी होगी। उन्हें ऋण देने के लिए गाँवों में सरकारी बैंकों की स्थापना करनी होगी तथा कृषि के लिए आवश्यक चीज़ें कम कीमत पर उपलब्ध करानी होगी। जब तक गरीबी रहेगी तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता, क्योंकि एक गरीब व्यक्ति केवल 2 समय की रोटी के जुगाड़ में लगा रहेगा, वह देश के हित में कुछ नहीं कर पाएगा। तीसरी घटना की बात कर रहे हैं। तीसरी घटना में सरकारी विभागों में फैला भ्रष्टाचार लोकतंत्र के समूह की एक चुनौती है। लोकतांत्रिक देशों में विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जिससे सत्ता में आए व्यक्ति अपनी सत्ता का उपयोग अपने निजी हित के लिए करने लगते हैं। इससे नागरिकों का जीवन संपत्ति संकट में पड़ जाते हैं। वे सरकारी अधिकारी जिनका काम नागरिकों की सेवा करना है, वही लोग नागरिकों के शत्रु बन जाते हैं। ऐसे में लोकतांत्रिक शासन की नींव हिल जाती है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हर स्तर से भ्रष्टाचार को निपटाना होगा। इसके लिए कानून बनाने होंगे, उन्हें सख्ती से लागू करना होगा तथा सरकारी पदों पर नियुक्ति के समय निष्पक्षता से काम लेना होगा, जिससे सही व्यक्ति महत्वपूर्ण पद प्राप्त कर सके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 5th क्वेश्चन।
लोकतांत्रिक व्यवस्था के संदर्भ में इनमें से कौन सा विचार सही है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है, लोगों के बीच की आर्थिक असमानताएं समाप्त कर दी है, हादसे के समूह से कैसा व्यवहार हो इस बारे में सारे मतभेद मिटा दिए हैं, राजनीति के गैर बराबरी के विचार समाप्त कर दिया है। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर है लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है। ठीक है, इसका आंसर होगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे 6 क्वेश्चन। लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें कोई एक चीज़ लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, उसे चुनें। पहला है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, नेक्स्ट है व्यक्ति की गरिमा, फिर ग है बहुसंख्यकों का शासन, ग है कानून के समक्ष समानता। तो ये कह रहा है कि इनमें अनुरूप नहीं है, वो चुनना है। तो इसका आंसर होगा बहुसंख्यकों का शासन। तो ये नहीं है और बाकी सही है। ठीक है दोस्तों, 7th क्वेश्चन है हमारा, लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानता के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि लोकतंत्र और विकास साथ ही चलते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में असमानताएं बनी रहती हैं, तानाशाही में असमानता नहीं होती, तानाशाहियाँ लोकतंत्र से बेहतर साबित हुई हैं। तो इसका आंसर होगा लोकतांत्रिक व्यवस्था में असमानताएं बनी रहती हैं। ठीक है, सेकंड सही है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, साथ ही पॉलिटी भी कंप्लीट हो गई है। और देखते हैं अब कौन सा सब्जेक्ट शुरू करें, जल्दी शुरू करेंगे और जल्दी मिलने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।